हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 1। ठीक है, जिसमें 5 हेडिंग हमने कंप्लीट करा दिया है। आइए अब अगली हेडिंग देखते हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल होता है। यह जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लग रहा है सजातीय आवेश और विजातीय आवेश के बीच में, प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस के बीच में, यह बल को क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। तो आज हम लोग इसी वैद्युत बल का मान निकालेंगे कि कैसे जो है इस वैद्युत बल का मान निकाला जाता है। इसके लिए जो है वैज्ञानिक कूलाम ने, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1785 में एक नियम दिया। स्प्रिंग तुला प्रयोग के द्वारा उन्होंने स्प्रिंग तुला बनाया था, जिसकी मदद से उन्होंने वैद्युत बल निकाला था। उस आधार पर उन्होंने नियम दिया था, ठीक है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यह 1785 में दिया गया था। उन्होंने अपने प्रयोग में क्या पाया था, ध्यान से समझें। दो आवेश लेते हैं, मुक्त आवेश नहीं, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश पहले को कहते हैं Q1 और दूसरे को Q2। यह दो बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्ज हैं। यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, एकदम सीधी होनी चाहिए। और यह है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? जब आवेशों की जो वैल्यू होती है, मान होती है, उनके बीच की दूरी से, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में उनका मान बहुत कम हो, तो ऐसे आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, जो दूरी है, आपस में डिस्टेंस है, उसकी तुलना में आवेशों का मान बहुत कम हो, तो ऐसे आवेश को क्या कहेंगे? बिंदु आवेश। तो ये दो बिंदु आवेश हैं, Q1 और Q2। इनको R दूरी पर रखा गया है और इनके बीच का जो मीडियम है, माध्यम है, निर्वात या हवा है। ठीक है, तो दो मुक्त आवेश, जो बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में, दो मुक्त, ठीक है, दो बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों द्वारा देखा कि इन आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, यहाँ पे दोनों समान आवेश हैं, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। ठीक है, तो समान आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? आकर्षण बल। और विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, उन्होंने देखा कि यह जो लगने वाला बल है वह उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। लगने वाला वैद्युत बल F आवेशों के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला उन्होंने देखा कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश की वैल्यू, आवेश का मान अगर बढ़ता है, दोनों आवेशों का मान अगर बढ़ता है, तो उनका जो गुणनफल अधिक आएगा। ठीक है, अगर यह 2 है या 3 है, तो यह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, गुणनफल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यह 6 का वैल्यू शो करेगा। तो दोनों आवेशों का गुणनफल जो होगा वह लगने वाले बल के समानुपाती होगा। समानुपाती का मतलब आवेशों का मान बढ़ेगा तो लगने वाले वैद्युत बल का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर ज्यादा कूलाम के आवेश हैं तो उनके लगने वाले वैद्युत बल का भी मान ज्यादा होगा। कम कूलाम के आवेश होंगे तो लगने वाले वैद्युत बल का मान भी कम होगा। इसी को क्या कहेंगे? समानुपाती करते हैं। ठीक, अब आते हैं व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? मतलब आप देख रहे हैं कि जो दूरी है उनके बीच में, यह वर्ग के अनुसार परिवर्तित होगा। बल और दूरी के बीच में परिवर्तन जो होगा वह व्युत्क्रमानुपात में होगा और स्क्वायर के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उनके बीच लगने वाले बल का मान कम होगा।
दूरी बढ़ने से बल का मान क्या होता है? कम होता है। दूरी घटने से बल का मान बढ़ जाता है। दो आवेशों के बीच की दूरी कम होगी, लगने वाला वैद्युत बल बढ़ जाएगा। दो आवेशों के बीच की दूरी अधिक होगी, लगने वाला वैद्युत बल घट जाएगा। किस रेशियो से घटेगा? स्क्वायर के, व्युत्क्रमानुपात और स्क्वायर के रूप में यह परिवर्तन होगा। तो फ्रांस के वैज्ञानिक कुलाम ने देखा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और यह जो लगने वाला बल है, इन आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। लगने वाला बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो परिभाषा के रूप में कुलाम के नियम को क्या कहेंगे? कहेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के सीध में ही होता। ठीक है। अब आते हैं आगे। यह था कुलाम का नियम। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आप जो है एक साथ लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती R²। यहाँ पे समानुपाती को हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। यहाँ पे एक नियतांक आया है K, जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। यह बराबर K Q1 Q2 बटे R²। K एक नियतांक है जिसे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। यह जो K है, इसका मान, K का मान जो है दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। K का मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है और मात्रकों पर निर्भर करता है। दोनों आवेशों के बीच के माध्यम और मात्रक पर निर्भर करता है। ठीक है। यदि बल का मात्रक, जो यहाँ पे बल है, वह न्यूटन हो, आवेश का मात्रक कूलाम हो और जो उनके बीच की दूरी हो वह मीटर में हो। ठीक है। तो प्रयोगों के द्वारा इस K की वैल्यू जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। ठीक है। प्रयोगों के द्वारा K की वैल्यू कितनी आती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। ठीक है। तो इस तरह से निर्वात अथवा वाय में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान कितना हो जाएगा? तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान यह बराबर K का मान 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। Q1 Q2 बटे R² न्यूटन। ठीक है। तो निर्वात अथवा वाय में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान यह बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R² न्यूटन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं। तो आपने देखा जो समानुपाती स्थिरांक K है उसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। तो 9 × 10⁹ यह हो गया Q1 Q2 अपान R² न्यूटन। यह आपको एक सूत्र मिला। ठीक। यह 9 × 10⁹ जो K की वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0, जिसकी वैल्यू बराबर होगी 9 × 10⁹ के ही। इसकी भी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के बराबर होगी। तो K जो है वह बराबर होगा 1/4πε0 के। ठीक है। तो निर्वात या वायु में आप सूत्र लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² न्यूटन। ठीक है। तो एक सूत्र आपको यह मिल गया। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R² न्यूटन।
ठीक है। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे जो नियतांक एप्सिलॉन 0 है, यह जो आया है नियतांक एप्सिलॉन 0, इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। किसको कहते हैं, एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाती है, एप्सिलॉन 0। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं एप्सिलॉन 0। ठीक है। अब हम लोग एप्सिलॉन 0 का मान, आंशिक मान निकालेंगे और इसकी बीमा निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं एप्सिलॉन 0 का आंशिक मान और बीमा के बारे में। तो स्टूडेंट्स आते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे एप्सिलॉन 0 कहते हैं। ठीक है, इसका आंशिक मान निकाला जाएगा, आंशिक मान और इसका बीमा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 यह बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर के। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, का मान निकालना है हमें, आंशिक मान। तो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 पाई का मान 3.14 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब एप्सिलॉन 0 बराबर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एप्सिलॉन 0 का मान आएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह कूलम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 का जो मान आएगा निर्वात की विद्युतशीलता का, वह होगा 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब जो है एप्सिलॉन 0 की बीमा देखते हैं, एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या हो, कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि लगने वाला वैद्युत बल यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। एप्सिलॉन 0 का बीमा निकालना है, एप्सिलॉन 0 बराबर यह हो जाएगा आपका Q1 Q2/4 पाई R स्क्वायर इंटू F, R स्क्वायर इंटू 4 पाई का कोई बीमा नहीं होता है, क्योंकि नियतांक है, नियत मान है, इसका बीमा नहीं होगा। तो एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन क्या होगा, तो आपको Q1 Q2 का बीमा लिखना होगा और यह R स्क्वायर की बीमा लिखना होगा। एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन क्या होगा, बीमा क्या होगा, बराबर Q1 आवेश है। आप जानते हो आवेश Q बराबर क्या होता है, IT। आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। I धारा का क्या होता है बीमा, A, और समय का T। तो Q की बीमा क्या हो गई, AT। ठीक है, तो 2 बार Q1 Q2 है तो A 2 बार लिखेंगे AT, तो A स्क्वायर T स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर, ये हो गया। बल की बीमा क्या होती है, mL/T/-2 होता है, और R जो दूरी है इसका हो जाएगा L स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन जो होगा, बीमा जो होगा, वो हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दें, यम अकेला है, L पे 1 घात है और L पे 2 घात है, L पे 3 घात हो जाएगा और T पे -1। एप्सिलॉन नॉट की बीमा यम पे +1 घात है
यह ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो m पे -1, l पे 3 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस है नीचे तो ml पे -3, यह l पे -3, t पे 2 -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और +2 पहले से है t पर, तो 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे, तो t पर +4 हो जाएगा और a पर 2। ठीक है, तो यह बीमा निकल गया, m पे -1, l पे -3, t पावर 4 और a पावर 2। यह आपका निर्वात की विद्युतशीलता का डायमेंशन हो गया, बीमा हो गया। ठीक है, एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर पूछा जाए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? बीमा के बेस पे मास यम, तो यह हो गया किलोग्राम पे -1, ठीक है, किलोग्राम पे -1, वह लेंथ है, मतलब मीटर, मीटर पे -3, और टाइम सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड पे 4, और वो क्या है? एम्पियर पर। किलोग्राम पे -1, मीटर पे -3, सेकेंड पर 4 और एम्पियर पर 2। यह हो गया एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, तो यह अभी तक आपने जो देखा कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा, वह निर्वात और वायु में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान आपने पढ़ा, और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान और बीमा के बारे में पढ़ा। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेशों के बीच में अगर कोई माध्यम हो तब वैद्युत बल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, दो बिंदु आवेश हों और उनके बीच में माध्यम आ जाए, मीडियम आ जाए। अभी तक मीडियम क्या था? निर्वात अथवा वायु था। दो आवेश जो r दूरी पर स्थित थे, इनके बीच का जो माध्यम था, मीडियम था, वह निर्वात और वायु था। ठीक है, उस कंडीशन में आपको जो सूत्र मिला था वो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r² न्यूटन, यह सूत्र मिला था। लेकिन अब जो है दो, ठीक है, यहाँ पे जो दो स्थिर बिंदु आवेश है, इनके बीच में माध्यम आ जाए, मीडियम आ जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? उस समय सूत्र बदल जाएगा। वैद्युत बल मीडियम में क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के ऐड हो जाएगा, Q1 Q2 अपान r²। यह मीडियम के लिए है। यहां पे जो K आया है एक विमाहीन नियतांक है। K क्या है? एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक कहते हैं। K जो है परावैद्युतांक है। K क्या है? परावैद्युतांक है। ठीक है, निर्वात अथवा वायु के स्थान पर यदि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो, कौन से माध्यम? K परावैद्युतांक वाला माध्यम हो। K परावैद्युतांक वाला माध्यम हो। K परावैद्युतांक वाला माध्यम कौन कौन हो सकता है? जैसे कि कोई कुचालक पदार्थ हो, ठीक है, कोई कुचालक पदार्थ रखा गया हो, तेल रखा गया हो, कांच हो, मोम हो, कागज हो, ये सब क्या है? माध्यम है, जिसमें कुचालक पदार्थ आ सकता है, कांच आ सकता है, मोम आ सकता है, कागज आ सकता है, तेल आ सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में सूत्र जो है Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r²। यहाँ पर K एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं। ठीक है, इसे पदार्थ का क्या कहते हैं? विशिष्ट परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतता, परावैद्युत कहा जाता है। कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं। कुचालक पदार्थ को क्या कहते हैं? परावैद्युत। कुचालक पदार्थ कौन होते हैं? कुचालक पदार्थ वह होते हैं जिनके भीतर सभी परमाणु उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से मजबूती से बंधे रहते हैं। कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें
उनके सभी इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक से मजबूती से बंधे होते हैं। ऐसे पदार्थ को कुचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे एबोनाइट, कांच, रबर, मोम, कागज, प्लास्टिक, ये सब परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। धातु के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। धातु के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। बाकी के लिए मान जो है 1 से अधिक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। सभी परावैद्युत के लिए K का मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है। सभी परावैद्युत के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। सभी परावैद्युत के लिए K का मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है। और धातु के लिए K का मान अनंत होता है। धातु के लिए क्या K का मान कितना होता है? अनंत होता है। धातु के लिए K का मान अनंत होता है। सभी परावैद्युत के लिए K का मान 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो सभी परावैद्युत के लिए K का मान 1 से अधिक होता है, अर्थात लगने वाला वैद्युत बल कम हो जाएगा। निर्वात और वायु में अगर आवेश रखे गए हैं तो उनमें जो बल लगेगा वो अधिक होगा, जबकि किसी माध्यम में अगर आवेश रखे रहेंगे तो उनके बीच लगने वाले बल का मान कम हो जाएगा। यदि आवेश के मध्य कोई परावैद्युत होगा तो उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों का भाग दें F/Fm, ठीक है, तो यह आपका सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा आपका K। F/Fm बराबर K। निर्वात और वायु के बीच में, निर्वात अथवा वायु के बीच में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में रखे गए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का अनुपात परावैद्युतांक के बराबर होता है। ठीक है, परावैद्युतांक के बराबर होता है। अब जो है इस सूत्र में यह जो आप आ रहा है ε0K, ε0K, ठीक है, यह ε0K बराबर होता है एप्सिलॉन के। एप्सिलॉन बराबर ε0K। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। K क्या है? परावैद्युतांक है। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या है? परावैद्युत की विद्युतशीलता है। परावैद्युत की विद्युतशीलता, परावैद्युत की विद्युतशीलता बराबर निर्वात की विद्युतशीलता इंटू परावैद्युतांक। परावैद्युत की विद्युतशीलता, ठीक है, एप्सिलॉन बराबर ε0 इंटू K। K को इस तरह भी K बराबर ε/ε0, इस तरह भी कह सकते हैं। K बराबर F/Fm और K बराबर ε/ε0। परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात आता है वह परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, तो यह था यदि दो बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखे गए हों तो उस समय क्या परिवर्तन होता है, और निर्वात में रखे होंगे तब क्या सूत्र होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा किया जाएगा कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त किया जाएगा। यह जो आपने पढ़ा यह अदिश रूप में सूत्र था, इसमें दिशा का ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, अब अगले कूलाम के नियम में हम लोग पढ़ेंगे सदिश रूप, जिसमें दिशा का और मान दोनों का ध्यान दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।